हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारा जो इससे पहले वाला जो वीडियो था वो था विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं और उसको हमने अच्छे से समझ लिया था। इस वीडियो में हम उसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, तो ये जो विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलती है वो बेसिकली दो स्थितियों में ज्ञात की जाती है। ठीक है, यानी किसी भी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुख्यतः दो स्थितियों में ज्ञात की जाती है, जिसमें सबसे पहली स्थिति आती है उसे हम कहते हैं अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। दो आवेश, एक Q1 जो माइनस Q होता है और एक दूसरा होता है प्लस Q, है ना। इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होगी, जैसे इसको इससे मिलाने वाली लाइन को अगर हम आगे बढ़ा दें तो ये लाइन पर लिया गया जो बिंदु होगा, जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, वो अक्षीय स्थिति कहलाएगी। यानी इस लाइन पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो वो अक्षीय स्थिति में आती है। ठीक है, अब ये लाइन तो कहीं पर भी दोनों तरफ हो सकती है, यानी इस तरफ भी हो सकती है, इस तरफ भी हो सकती है। तो आप चाहे तो इस तरफ निकाल लीजिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या चाहे इस तरफ निकाल लीजिए, दोनों में सेम ही आंसर आने वाला है। ठीक है, तो अक्षीय स्थिति आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। वो लाइन पर लिया गया बिंदु जो दोनों को मिलाने का काम करती है वो अक्षीय स्थिति कहलाती है। अब दूसरी स्थिति जो होती है उसे हम निरक्षीय स्थिति कहते हैं। अब निरक्षीय स्थिति क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो लाइन होती है जो दोनों को मिलाती है, उसको हम क्या करेंगे, एकदम दोनों आवेशों के बीच से एक बाइसेक्टर यानी विभाजन रेखा खींच देंगे। तो इस विभाजन रेखा पर लिया गया बिंदु आपको निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देती है। ठीक है, तो यहाँ याद रखना, ये जो लाइन है जो बिल्कुल दो आवेशों के मध्य बिंदु से होकर गई है, ये विभाजन रेखा पर अगर आप बिंदु यहाँ लें, चाहे यहाँ लें, चाहे इस तरफ लें, कहीं पर भी अगर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो वो निरक्षीय स्थिति कहलाती है और ये वाली लाइन कहलाती है अक्षीय स्थिति। तो आपके सिलेबस में ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, जो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए बताती है और एक निरक्षीय स्थिति में बताती है। याद रखना, ये जो दो आवेशों का जो समूह होता है जो एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे होते हैं, 2L दूरी पर, इसी को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है और उसी से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो अलग अलग स्थितियों में निकाली जाती है, एक अक्षीय और एक निरक्षीय। अगले इसमें देखते हैं पेज में हम अक्षीय स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। यहाँ पर देखिए, पहली स्थिति जो हमने लिखी है वो अक्षीय स्थिति है और वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम यहाँ पर व्यंजक को पढ़ने वाले हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक आवेश माइनस Q, दूसरा आवेश प्लस Q, एक दूसरे से 2L दूरी या 2R दूरी पर रखा है, तो ये एक विद्युत द्विध्रुव हो गया। और इस लाइन पर अगर आपने एक बिंदु लिया है जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं, वो अक्षीय स्थिति कहलाती है। तो हमारे पास AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर हमने एक पॉइंट लिया हुआ है, एक बिंदु लिया है जिसका नाम हमने P रखा है, और यहीं पर तो हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यानी इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P लिया है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपने O से इस बिंदु P की दूरी को R द्वारा दर्शाया है, तो यहाँ O से B तक का डिस्टेंस जो होगा वो आधा होगा 2L का, यानी L होगा। उसी प्रकार ये भी आधा होगा 2L का, यानी L होगा। तो मध्य बिंदु से आवेश B जो प्लस Q आवेश है उसकी दूरी L है और माइनस Q आवेश की दूरी भी L है। अब यहाँ से यहाँ तक अगर R है तो उसमें से अगर इतना कम कर दूँ तो आवेश प्लस से इस बिंदु P की दूरी निकल आएगी, जो कि कितनी है, R माइनस L है। उसी प्रकार माइनस Q आवेश से बिंदु P की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, तो यहाँ से यहाँ तक तो R है और यहाँ से यहाँ तक L है, तो R प्लस L हो जाएगा टोटल। देखिए R प्लस L, यहाँ लिखा भी है कि प्लस Q से बिंदु P की जो दूरी होगी वो B से P होगी, यानी R माइनस L होगी, और माइनस Q से बिंदु P की जो दूरी होगी वो R प्लस L होगी। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1, यानी इसकी वजह से पहले यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर दूसरी बार इसकी वजह से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। यानी बिंदु P पर दो तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलने वाली है, एक तो धन आवेश के कारण और दूसरी ऋण आवेश के कारण। अब चूंकि पास में कौन है, धन आवेश, इसलिए यहाँ बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धन आवेश की वजह से होगी, उसका जो परिमाण होगा वो माइनस Q आवेश की वजह से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उससे कम, उससे ज़्यादा होगा, यानी ये दूर होने की वजह से इसकी जो तीव्रता आएगी वो कम आएगी, ये पास होने की वजह से इसकी जो तीव्रता आएगी वो ज़्यादा आएगी।
ठीक है, वन बाय वन हम इन्हें समझते हैं। तो प्लस क्यू आवेश की वजह से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो हमारा जो बेसिक सूत्र होता है क्या होता है, ध्यान देना, एक आवेश Q की वजह से r दूरी पर बिंदु P है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो लिखी जाती है 1/4πε0। आवेश कौन है तो Q है, दूरी कितनी है r का वर्ग। ये होता है एक बेसिक सूत्र, इसको मैं यहाँ लगाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात किसकी कर रहे हैं कि प्लस क्यू आवेश की वजह से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको हमने नाम E1 दिया है। अब इससे मैच करेंगे तो यहाँ 1/4πε0 आ गया। आवेश कौन है तो प्लस क्यू है, और दूरी कितनी है तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है r-l। तो r-l का वर्ग, क्योंकि यहाँ वर्ग आना चाहिए, ये हमारा एक साधारण सा सूत्र है। अच्छा, दिशा अगर देखी जाए तो इस बिंदु पर इस प्लस क्यू आवेश की वजह से जो दिशा आएगी वो इस तरफ आएगी, यानी सीधे तरफ चली जाएगी। हम ये भाषा तो बोलना पसंद नहीं करेंगे, तो हम बोलेंगे B से P की तरफ होती है, तो ये लिखा हुआ है B से P की तरफ। उसी प्रकार इस बिंदु पर माइनस क्यू आवेश की वजह से भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो उसको भी हम लिख देते कि माइनस क्यू की वजह से P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो E2 कहलाएगी, और E2 भी कितनी होगी 1/4πε0, आवेश जो कि कितना है Q। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आप चाहो तो यहाँ माइनस लगा सकते हो, ठीक है, ये माइनस लगाएंगे तो यहाँ पूरे पर माइनस साइन आ जाएगा। आवेश हो गया, क्योंकि आवेश माइनस Q था तो माइनस Q लिख दिया। और दूरी जो कि देखना, अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना वो r+l है, तो यहाँ r+l का वर्ग आएगा। अच्छा, जो दूरी आएगी यहाँ पर दूरी जो रहेगी, सॉरी, विद्युत क्षेत्र E2 की जो दिशा होगी वो किधर होगी, ध्यान से सुनना, इस बिंदु पर चूंकि माइनस है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ होगी, ठीक है, तो इस तरफ यानी किधर P से B की तरफ। तो यहाँ मैंने उल्टा लिखा हुआ है, इसको अपन सही कर लेते हैं, ये किधर होगा P से B की तरफ, तो आप इसको P लिख दीजिए और इसको लिख दीजिए B। तो P से B के दिशा में इस E2 नाम की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, यानी उसकी दिशा होगी। तो इस तरफ कौन आया, E1 आया, और इस तरफ कौन आया, E2 आया। लेकिन प्लस क्यू आवेश पास में है और माइनस क्यू आवेश दूर है, तो प्लस क्यू की वजह से जो बनने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ज़्यादा होगी और E2 की कम हो जाएगी, क्योंकि दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होने लगती है। उसी को मैंने यहाँ दर्शा रखा है कि यहाँ एक बिंदु P है जिस पर E1 इस दिशा में और E2 इस दिशा में है ना। तो E1 और E2 दोनों आप देख सकते हो, पर हमको पता है कि एक बिंदु पर दो अलग अलग दिशाएं अगर है तो हमें एक परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा, एक बिंदु ये है, मान लीजिए इस तरफ 10 न्यूटन का बल लगा और उसी बिंदु पर इधर लगेगा 4 न्यूटन का बल, तो इस बिंदु पर कुल बल कितना निकला, तो 10 - 4, तो यानी कितना आया 6। ये जो 6 की दिशा होगी वो 10 की तरफ आएगी और ये जो 6 होगा ये एक परिणामी बल कहलाएगा। अब यहाँ पर सुनिएगा, ये जो 10 जो हमने बताया इस दिशा में, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र के लिए कौन है, E1 है, और E2 के लिए कौन है, 4 है। तो आप देखिए कि E1 ज़्यादा है और E2 कम है, तो आपको E1 में से E2 को कम करना पड़ेगा, यानी तभी तो आपको परिणाम मिलेगा कि यहाँ इस बिंदु पर इधर अगर 10 है, इधर 4 है, तो यहाँ 6 आना चाहिए। तो ER बेसिकली परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि बिंदु P पर, अब हम बता देते हैं कि बिंदु P पर जो E1 एंड E2 है दोनों की दिशाएं परस्पर विपरीत है, यानी E1 इधर है तो E2 इधर है, और E1 का परिमाण E2 के परिमाण से अधिक है। क्यों अधिक है, क्योंकि E1 जो है वो प्लस क्यू आवेश की वजह से और पास में इसलिए ज़्यादा होगा। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न होगी, जो कि ये रही। कुछ नहीं करना, इधर वाली में से इसको कम कर लेना। आप ध्यान से देख रहे हो तो इसकी दूरी मैंने ज़्यादा बनाई है, इसका जो एरो है वो तीर का निशान लंबा है क्योंकि वो ज़्यादा मान को दर्शाता है, और ये छोटा सा बना है क्योंकि कम मान को दर्शाता है। तो बड़े में से छोटे को माइनस करोगे तो बीच में यहाँ एक परिणाम निकल आएगा। अब E1 का मान समीकरण 1 से, E2 का मान समीकरण 2 से हम रख सकते हैं। समीकरण 1 में ये वाला मान उठा के हम यहाँ रखेंगे, माइनस लगाएंगे। यहाँ परिमाण की बात हो रही है, दिशा की नहीं। यहाँ माइनस साइन जो हमने लगाया था अभी दूसरे वाले समीकरण में, वो क्या दर्शाता है माइनस साइन, कि इसकी दिशा विपरीत है। तो माइनस साइन केवल दिशा बता रहा है, जबकि अगर आपको केवल परिमाण लेना है तो यहाँ मोड लगा सकते हो। तो E1 का मान मैंने लिख दिया है, माइनस करके E2 का मान भी
लिख दिया है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो ये 1/4πε0 कॉमन था, क्यू भी दोनों में कॉमन है तो बाहर आ गया ब्रैकेट से, है ना। ब्रैकेट के अंदर क्या बचता है, तो यहाँ 1 के डिवाइड में ये बचेगा और इधर 1 के डिवाइड में ये बचेगा, दोनों चीज़ें बीच में माइनस आ जाएगी। अच्छा, अब हम लेंगे इसका लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम में दोनों को नीचे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, आपने देखा होगा ना कि अगर हम ऐसा लिखते हैं 1 के बटे में a माइनस बी का वर्ग और माइनस है या प्लस है और a प्लस बी का वर्ग, तो इसको क्या लिख सकते हैं a का वर्ग माइनस b का वर्ग और पूरे का वर्ग। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है, ध्यान रखिएगा, उसी सूत्र को हमने यहाँ अप्लाई कर दिया है। तो उस हिसाब से यहाँ क्या बन रहा होगा, ये इस तरह से बन रहा होगा r का वर्ग माइनस l का वर्ग और पूरे का वर्ग आ जाएगा, और इसका गुणा इधर कर दीजिए, इसका गुणा इधर कर दीजिए और बीच में माइनस साइन लगा दीजिए। ये देखिए अब यहाँ है ब्रैकेट खोलना पड़ेंगे, तो a प्लस बी का वर्ग यानी a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab यानी 2rl, उसी प्रकार माइनस लगाया, या माइनस वाला ब्रैकेट खोलना है तो a का वर्ग धन b का वर्ग माइनस 2ab और बटे में वैसा का वैसा। आगे चलते हैं तो हम ये माइनस साइन को खोलेंगे, तो ये माइनस साइन इनके सारे चिन्ह बदल देगी, ये माइनस का प्लस हो जाएगा। अगले इसमें देखते हैं, यहाँ देखिए ये जैसे ही खोला तो जो प्लस का था वो माइनस हुआ, ये भी माइनस हुआ, लेकिन ये माइनस का था तो प्लस हो गया। अब यहाँ पर r से r कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों प्लस माइनस है, l से l कैंसिल हो गया। अब खाली यहाँ बचता है तो ये 2rl और ये 2rl दोनों मिलके कितना हो गया 4rl, बाकी वैसा का वैसा। ठीक, अब मैंने 4 को 2 गुना 2 लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है। तो ये 2 जो था मैंने l के साथ लिख दिया और q को अलग से लिख दिया और r को लास्ट में लिख दिया, बाकी वैसा का वैसा। अब यहाँ देख रहे होंगे कि 1/4πε0 वैसा का वैसा लिखना है, 2 भी वैसा का वैसा, लेकिन जो 2l इंटू क्यू है मैंने उसको ब्रैकेट में लिख दिया, r को अलग से लिख दिया। अब आप याद करिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नाम की एक चीज़ पड़ी थी जो p द्वारा दर्शाई जाती है और कितनी होती है 2l इंटू क्यू होती है। तो 2l इंटू क्यू की जगह मैंने p रख दिया है, बाकी इक्वेशन वैसा का वैसा, इक्वेशन नंबर बन गया 3। अब अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाएं, कैसा लॉजिक, कि जो बिंदु p की दूरी, इसको देखिए आप, यहाँ पर बिंदु p की दूरी कितनी है r है। अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए यानी r अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, अब चूंकि l जो लंबाई होती है आवेशों के बीच की वो तो बहुत कम होती है, बहुत ही नेग्लिजिबल होती है, और अगर r बहुत ज़्यादा हो गई, अगर r की दूरी ज़्यादा हो जाए l के तुलना में, तो हम l को यहाँ नगण्य मान सकते हैं। यानी l को नगण्य मानेंगे कब, जब r बहुत बड़ा हो जाए l से, तो L जो होगा नगण्य होगा R की तुलना में, तो L को हमने 0 मान लिया। अब इस समीकरण में जहाँ L था वहाँ 0 रख देना, तो ये समीकरण आप देख सकते हैं। तो हमने जैसे L को 0 रखा तो R की घात 2 और उस पूरे की घात 2 बचेगी। ये देखिए, अब घात की घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है, तो यह 4 हो जाएगा। ऊपर एक R था, एक R से एक R कट गया, लेकिन नीचे 3 R बच चुके हैं, R की पावर 3। उस हिसाब से यहाँ पर एक समीकरण हमारे पास आ चुका है। ये जो समीकरण है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है, और यह एक परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, जिसका ये फाइनल हमारे पास एक समीकरण आया। और दिशा की अगर हम बात करें तो ये जो ER की जो दिशा होगी वो क्या होगी, एक परिणाम है। तो इधर 10 था, इधर 4 था, तो 10 माइनस 4 करूँगा तो जो 6 आएगा वो 6 किधर आएगा, 10 की तरफ। यानी ये रही ER की दिशा, कहाँ पर, बिंदु P पर। इस बिंदु P पर इसकी वजह से इधर कितनी थी E1, इसकी वजह से इधर कितनी थी E2, और लेकिन दोनों को इससे इसको माइनस करा तो ER बचा। तो ER है क्या, ER वही तो है, E1 माइनस E2 है, और इसका जो उत्तर आया वो ये रहा। तो अब से ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ER बराबर, इसको सिंपल K लिख दो ना, तो K 2P/R³। ये भी तो हमारा उत्तर हो सकता है, तो घबराना नहीं है, चाहे K की टर्म में लिखा हो। अच्छा, और आगे चल के इसको क्या लिख सकते हैं, 9 गुणा 10 की घात 9 भी लिख सकते हैं, गुणा 2P/R³ लिख दो, और न्यूटन पर कूलम ये तो उसका मात्रक है, ये तो होना ही चाहिए। तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। और अगर इसकी दिशा की बात करें तो मैंने जैसा कि बताया कि ER की दिशा किधर जा रही, इस तरफ जा रही। अब मान लीजिए कि अगर बिंदु यहाँ ना लेते हुए बिंदु अगर हम इस तरफ ले लेते तो फिर क्या होता, तो फिर भी बिंदु P पर जो दिशा आती वो भी इधर ही आती है ना। तो आप कहीं पर भी लीजिए दिशा वही आने वाली, परंतु हम इसकी दिशा की तुलना इस P की दिशा से करेंगे। P क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसकी दिशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर
होती है, ये बात हम कर चुके। तो माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ जो दिशा होती है वो P की दिशा होती है, और जो बिंदु P लिया है उसकी उस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है परिणामी, उसकी दिशा भी जिधर P जा रहा है उधर ही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा आएगी वो P की दिशा के तरफ रहेगी या P की दिशा के अनुदिश होगी। यहाँ लिखा हुआ है कि अक्षीय स्थिति में परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो P की दिशा में होती है या P की दिशा के अनुदिश होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको समझ आया होगा। इसका नोट्स बनाना है आपको, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर इस चैप्टर में है तो ये भी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अक्षीय स्थिति या निरक्षीय स्थिति में से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस करना है और अच्छे से पढ़ना है। ध्यान रहे, जब भी आप कोई समीकरण निकालते हो तो आखिरी में उसका मात्रक लिखना बहुत ज़रूरी है। दिशा बताना है आपको, दिशा का ज्ञान भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी आप खाली समीकरण निकाल लिया, दिशा नहीं बता पा रहे, तो दिशा भी बताना पड़ेगी। तो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा P की दिशा के साथ होती है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।